Now next question, we have to derive formula of energy of electron which orbits in nth orbit of hydrogen atom. Now here in nth orbit electron revolves, so it has kinetic energy and it is in electric field of nucleus, so it has potential energy also. Okay, so thus total energy of the electron is potential energy plus kinetic energy. Now your kinetic energy is definitely half mv square in general. Potential energy, it is electrostatic potential energy. Formula क्या थी? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r. 1/4 pi epsilon naught q1 is charge of nucleus, q2 charge of electron by r. So potential energy is minus 1/4 pi epsilon naught e square by r. ये वैल्यू पुट कर दो तो E बराबर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। अब आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही कंसेप्ट यूज करेंगे। हियर required centripetal force is provided by electrostatic attractive force of the nucleus, यानी mv स्क्वायर बाय r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक r कट हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv स्क्वायर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय r। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय r। तो ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन, तो 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, तो इट इज माइनस ई स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपकी टोटल एनर्जी हुई बराबर r के फॉर्म में। अब r की वैल्यू पुट कर दो, माइनस ई स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल ऑफ r है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, पाई पाई कट, तो एनर्जी क्या हुई माइनस m e रेज़ टू 4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हुई। एंड यू कैन सी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द क्वांटम नंबर, यानी जैसे जैसे क्वांटम नंबर कम होगा एनर्जी की बराबर नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, एक्चुअली एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है यानी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है me⁴ 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी हुई -13.6 बाय एन स्क्वायर, और ये आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिलेगा। ये आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिलेगा, ठीक है। एंड यू कैन सी total energy is negative, so it is binding energy of the electron. Okay, when energy equals to binding energy or greater than that is given, electron can escape from electrostatic force of the न्यूक्लियस, ठीक है। ये बाइंड नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाउंड है, सो इट इज बाइंडिंग एनर्जी। इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन को दी जाए तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से एस्केप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट करनी है जो 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, अगर इसे मैं x कंसिडर करता हूँ तो टोटल एनर्जी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ये आपका -x होगा, और पोटेंशियल एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ये -2x। समझ में आया ना, बराबर। अगर इस वैल्यू को मैं x कंसिडर करता हूँ तो ये उतनी ही है पर नेगेटिव है, और इससे मुझे डिनोमिनेटर में 4 करना है तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू जो है ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से ट्वाइस है, पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, बराबर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन x, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -x एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन -2x। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला यूज की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों को सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो मुझे इसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये कंसेप्ट यूज किया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। आर कट हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, ये टोटल एनर्जी मिल गई। ये आर के फॉर्म में टोटल एनर्जी है, आर की वैल्यू पुट कर दी, बराबर। तो ये जनरल फार्मूला मिली। इसमें आप देख सकते हो वेरिएबल सिर्फ एन है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ये जो कांस्टेंट है me⁴ 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यू विल गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी नेगेटिव है, सो इट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी एक्सटर्नली दी जाए तो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर पाएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से, वेरी 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 IMP थियरी। Now we have to discuss एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो
energy of electron in nth orbit of hydrogen atom is minus 13.6 by n square. So therefore, for n is equal to 1, energy value is minus 13.6 electron volt. N is equal to 2, it is minus 3.4 electron volt. N is equal to 3, it is minus 1.15 electron volt. N is equal to 4, minus 0.85 electron volt, and similarly for n is equal to infinity, energy value is 0. ठीक है. अब सपोज ये एनर्जी स्केल है बराबर, तो ये n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and so on, n is equal to infinity. यहाँ पर एनर्जी वैल्यू है माइनस 13.6, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, minus 3.4, minus 1.51, minus 0.85, 0, like this. N is equal to 1 is called ground state. और ये excited state. ठीक है, ठीक है. तो energy level with minimum energy is called ground state. तो सबसे कम एनर्जी, तो यानी n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो लेवल है वो आपका ग्राउंड स्टेट है बराबर. ऑल हायर एनर्जी लेवल्स आर एक्साइटेड स्टेट्स बराबर. तो n is equal to 2 is first excited state, n is equal to 3 is second excited state, like this. N is equal to 1 represents ground state, n is equal to 2 represent first excited state, n is equal to 3 represent second excited state, like this. Okay, now it is very clear. In ground state, energy of electron is minus 13.6 electron volt. So when 13.6 electron volt energy is given, electron transits to n is equal to infinity.
thus electron escape from electric field of nucleus. Thus 13.6 electron volt is ionization एनर्जी। बराबर। तो अगर एटम को आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को आपको एस्केप करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है, अगर आपको इसे एस्केप करवाना है तो 13.6 या उससे ज़्यादा एनर्जी देनी है। तो 13.6 एनर्जी देने से ये एनर्जी को इन्फिनिटी में चला जाएगा, यानी एस्केप हो जाएगा। सो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। देन एनर्जी required to transist higher energy level is called excitation potential। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो इसमें आपको n=1 से इलेक्ट्रॉन को n=2 में भेजना पड़ेगा। तो n=2 में उसकी एनर्जी -3.4 -13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो -1.5 -13.6 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से। बराबर। एक ऑब्जर्वेशन है कि एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स बिकम्स क्राउडेड। फ्रॉम above diagram it is clear that as n increases the energy levels becomes crowding। इसे भी पॉज करके ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बोर्स एटम मॉडल। ठीक है। तो बोर एटम मॉडल से हमें ये एक्सप्लेन करना है कि बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज ये कैसे मिलती है। ओके। तो according to third postulate of Bohr's atom model, energy of photon emitted when electron transits from higher energy orbit to lower energy orbit।
according to third postulate of Bohr's atom model, energy of photon emitted when electron transits from higher energy orbit to lower energy orbit is HF EI minus EF. अब आपको पता है nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, माइनस एम ई रेस टू 4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज करो, h f की वैल्यू c बाय लैम्बडा, ठीक है, h c बाय लैम्बडा. तो माइनस एम ई रेस टू 4 8 एन आई स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस एम ई रेस टू 4, यहाँ पर माइनस आएगा 8 एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. ठीक है, अब आपको ये माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट एच सी बाय लैम्बडा. ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म मैं पहले ले रहा हूँ, एम ई रेस टू 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन. तो एम ई रेस टू 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर. एन एफ क्या है, क्वांटम नंबर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल. एन आई क्या है, क्वांटम नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, तो 1 बाय लैम्बडा एम ई रेस टू 4 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर. अब ये जो है एम ई रेस टू 4 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स. सो इट इज रिबर कांस्टेंट R. So we get 1 upon lambda R 1 upon nf square minus 1 upon ni square, which represents general empirical formula of line spectra of हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब जब आप NF इज इक्वल टू 1 एंड NI इज इक्वल टू 2 3 4 बराबर, वी गेट Lyman series. Similarly, when your NF is 2, NI is 3 4 5, so we get Balmer series. Okay, similarly for n is equal to 3 we get Paschen. For NF is equal to 4 bracket NF is equal to 5, find series like this. Okay, now listen, if electron transits from 2 to 1 or 3 to 1 or 4 to 1 or 5 to 1 6 to 1 7 to 1 8 to 1, okay, so we get Lyman series. Similarly, from 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, 8 to 2, we get
बाल्मर सीरीज। इसी तरह से 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, 8 to 3 होगा, तो we get Paschen series। मेरा similarly 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4 होगा, तो we get bracket series। Similarly 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, तो fund series। ठीक है, पढ़ लो ध्यान से, पॉज करके पढ़ लो ध्यान से। Now derive Bohr's second postulate from the Broglie theory। Okay, तो according to the Broglie theory, when electron revolves around the nucleus, nature of the electron is wave। बराबर, ये हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली बराबर वो पार्टिकल के वेव नेचर को कंसीडर करता है। बराबर, नाम इन स्टेबल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन does not emit energy, so corresponding wave nature must be stationary waves। क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था कि जो स्टेशनरी वेव्स है, बराबर, स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करते, वो मीडियम में ही एनर्जी देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी है वो इस ऑर्बिट में ही रहेगी, बराबर, और तभी वो स्टेबल ऑर्बिट बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर वेव नेचर है तो भी वो स्टेशनरी वेव होगा, बराबर। सो वी कैन conclude that we must get, अब मुझे जो सरकमफरेंस है, पूरा वी मस्ट गेट इंटीजर number of waves on circumference of the orbit। यानी या तो आपको याद होगा हमने 11th में पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स है, तो या तो आपको स्ट्रिंग पर 1 वेव मिलेगा या 2 वेव मिलेगा, बराबर। तो सरकमफरेंस पर वी मस्ट गेट इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स। तो सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो आइदर 2 पाई आर इज लैम्बडा और 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा, इन दिस वे n लैम्बडा, ठीक है। बट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज h upon p, so it is h upon mv, so we get 2 pi r is nh upon mv। So therefore
MVR is NH upon 2 pi. MVR is angular momentum, MVR NH upon 2 pi. तो ये क्या है? The above result represents second postulate of Bohr's atom model. ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉस्टुलेट्स क्वांटम थियरी जो पॉस्टुलेट्स बोर ने अपने एटम मॉडल में दिए हैं वो क्वांटम थियरी के हिसाब से ट्रू है। बराबर, पढ़ लो ध्यान से। Okay, now the last question of the chapter, limitations of Bohr's model. तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है, this model is applicable to hydrogen like atom. It is not applicable to multi-electron atom because in this model electrostatic repulsive force between two electrons is not considered. Clear? बोर ने अपने एटम मॉडल में सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी को कंसीडर किया है। उसने रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं किया है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. ओके, in this model orbit of electron is considered circular, which is not necessary. ऑर्बिट सर्कुलर ही हो ये जरूरी नहीं है. In this model, ठीक है, Bohr has combined concepts of classical physics and concept of quantum theory, which is not meaningful. Listen, जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स एप्लीकेबल है वो आप क्वांटम फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते. जो फिनोमेना क्वांटम फिजिक्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसे क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो दोनों बराबर एप्लीकेबल हो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं है.
ठीक है। फोर्थ, it does not explain the relative intensity of line spectrum। मेरा कुछ लाइंस में इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, कुछ लाइंस की इंटेंसिटी कम मिलती है, ऐसा क्यों? इसका आंसर इस एटम मॉडल में नहीं है। ठीक है, तो it is found that line of different spectral series is made up of many thin lines. This model does not explain this fact. Okay, जब आप पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर से ये जो ब्राइट लाइंस है उन्हें आप व्यू करते हो तो यू फाइंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थीन लाइंस। अब इनके बारे में ये जो फैक्ट है इसके कोई एक्सप्लेनेशन बोर एटम मॉडल में नहीं है। सिक्स्थ, it does not explain arrangement of electron arrangement and distribution of इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस रीजन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उनकी अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, इसे आप ध्यान से पढ़ लो।